जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस में आप एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो टॉपिक है हमारे इंडियन पॉलिटी से है, जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारी बातों को हम लोग कवर करने वाले हैं। और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम लोग जो है इसे 2 क्लास में लेकर के आएंगे, क्लास 1 और क्लास 2 में। तो आज हम लोग क्लास 1 यानी संविधान संशोधन का भाग 1 लेकर के आए हैं, और इसके बाद जो एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें संविधान संशोधन का भाग 2 रहेगा, जिसमें से हम लोग लगभग जो भी बचे हुए रहेंगे संविधान संशोधन उनको हम उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले संविधान संशोधन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है? तो संसद के पास में। किसके पास में है? संसद के पास में। अब देखिए, बात रह गया संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन क्यों किया जाती है? तो संविधान संशोधन अगर लगता है कि देश की स्थिति को देखकर या हमारे कानून व्यवस्था को देख करके कि कुछ बातें होनी चाहिए या कुछ बातें ऐसी है जिसको कि हटानी चाहिए, खत्म करनी चाहिए, तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है। देखिए, मैं कुछ बातों को जो इम्पोर्टेंट होती है उन्हें मैं बोल करके समझाऊंगा आपको। वो बोर्ड पर नहीं लिखी हुई होंगी, इसलिए हम जो कह रहे हैं उसको आप लिखते हुए भी जाएं, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बारीकी से समझने का प्रयास करें। कहते हैं संविधान को संविधान में जो संशोधन करता है, तो संशोधन करने की पावर किसके पास में है? यानी अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में। किसके पास में है? संसद पे। यानी संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। और संविधान में संशोधन करने का अगर पावर का बात रह गया संसद के पास में है, तो कितना मतों से? यानी कुल मतों का 2/3 से, कुल मतों का 2/3 मतों से, यानी कि 2/3 मत से ही क्या होगा कि संविधान कोई भी संशोधन कर सकता है। तो संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 मत अनिवार्य है। अब बात रह गया कि संविधान संशोधन करने के लिए क्या राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है? तो नहीं। आपको बता दें कि संविधान संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति से संविधान संशोधन से पूर्व जो है राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं पहले अनुमति लेंगे फिर संशोधन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, इन दोनों में से किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। यदि लोकसभा में मान के चलते हैं किसी एक सदन में किसी संशोधन को लेकर के संशोधन के लिए बिल पारित किया जा रहा है अगर, तो उसमें अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी की बात करें, अगर लोकसभा में 2/3 मत से उसको हस्ताक्षर करके आगे बढ़ा दिया गया और राज्यसभा उसको क्या करती है? वो स्वीकार कर दे। राज्यसभा क्या कर दे? वो स्वीकार कर दे। यानी राज्यसभा उस पर सहमति नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि दोनों सदनों के बीच में क्या है? मतभेद है। क्या है? मतभेद है। यानी कि अगर कोई कानून लोकसभा में पारित कर दिया गया 2/3 मतों से और राज्यसभा में उसको नहीं स्वीकार किया गया, यानी उस पर 2/3 मत का हस्ताक्षर नहीं मिल पाया, तो इससे यह पता चलता है कि दोनों सदनों के बीच में क्या है? मतभेद है। या फिर कोई अगर राज्यसभा में कोई कानून बनाया गया है, वो राज्यसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में अगर 2/3 मत नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? दोनों सदनों के बीच में मतभेद माना जाता है। अब दूसरी बात ये रह गई कि अगर बाय द वे किसी कानून पर लोकसभा का 2/3 मत और राज्यसभा का भी 2/3 मत, यानी सबसे पहले अगर लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा से पास होना चाहिए, लोकसभा फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा का भी अगर 2/3 मत उसको मिल चुका है, तो ऐसी स्थिति में यानी उसको भी राज्यसभा से पारित होना माना जाता है। लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, मुहर करने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति उस पर आनाकानी नहीं कर सकता है। इसी के लिए एक संशोधन किया गया था, उस संशोधन का नाम है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति को यह बाध्य किया गया कि वह किसी भी संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करेगा, यानी कि वो संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने से मनाही नहीं कर सकता है, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस बात को आप याद रखिए। ये कौन सा संविधान? 24वां संविधान संशोधन 1971 किया गया था, और उसी के तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है वो। हाँ, बशर्ते वह लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों में वह कोई भी कानून क्या हो 2/3 मतों से वो पारित होना अनिवार्य है, तब क्या होगा? राष्ट्रपति उस पर बाध्य होता है। तो ये सभी बातें थी संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या क्या है, कितना सीट मतलब कितना मत होना चाहिए, पहले लोकसभा में तो फिर राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में स्टार्ट किया गया तो फिर लोकसभा में, यानी हर हालत में दोनों सदनों में इसका होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति अंतिम मुहर दे देता है। जब अंतिम मुहर उस पर साइन और मुहर कर दिया तो समझ लिए कोई भी संशोधन हो गया या तो कानून बन गया। वो समझ में आया बात आपको इतना?
तो ये था संशोधन का तरीका। अब संशोधन के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल संशोधनों की संख्या 106 हुई है। कितनी हुई है? 106। आपको हम बता दें 106 संशोधन, टोटल संशोधन कितना हुआ है? 106 संशोधन। अंतिम संविधान संशोधन यानी सबसे लास्ट में अभी तक जो संशोधन हुआ है वो 106वां संविधान संशोधन हुआ है। और वो किसके लिए बना है? तो महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए। आपको बता दें हाल ही में 106वां संविधान संशोधन यानी 106वां संविधान संशोधन किया गया है और उसमें क्या बातें कही गई है? तो उसमें महिलाओं को आरक्षण की बात की गई। किसके बारे में बात की गई है? महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बातें कही गई है। तो हम लोग जो इस वीडियो में संविधान संशोधन के जो मुख्य देखिए 1 से लेकर के 106 तक है, 1 से लेकर के 106 संविधान संशोधन हो चुका है। तो क्या सबके सब याद रखना है या सभी इंपॉर्टेंट है? तो हम ऐसा कहेंगे नहीं। देखिए संविधान के वही संशोधनों को याद रखना चाहिए जिससे बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है या बार बार एग्जाम में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर सभी संविधान संशोधन याद करते रह जाएंगे तब तो हम रट के क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। तो वो पढ़ना उसी चीजों को है जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है और वो महत्वपूर्ण है। तो हम सभी अनुच्छेदों में संशोधनों में से इंपॉर्टेंट जितने हैं जो एग्जाम में बार पूछा गया है हम उनको सबको अलग कलेक्ट किए हुए और उन्हीं को हम लोग क्या किए बोर्ड पर बताएंगे आपको। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो पहला संविधान संशोधन हमारा है वो है 1951 का। आपको बता दें संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और संशोधन की प्रक्रिया 1951 से ही शुरू हो गई। यानी 1 वर्ष के बाद ही संविधान में ऐसा जरूरत पड़ गया कि संशोधन होना चाहिए। तो संविधान में संशोधन की शुरुआत जो 1951 से ही हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा क्या? संविधान में जो संशोधन करने के प्रकार है 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। हम जहां पेन से अंडरलाइन करेंगे उस बात को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता संविधान में जो संशोधन का प्रकार है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार में आपका हो गया, एक पहला जो प्रकार है वो है साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत। देखिए पहला है साधारण बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत। अब तीसरा क्या है? तो तीसरा है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य का समर्थन। आधे से अधिक राज्य का समर्थन। अब बात रह गया ये 3 प्रकार से संशोधन कर सकते। संविधान में संशोधन करने का 3 प्रक्रिया है। तीनों में से किसी प्रक्रिया से अगर वो लागू हो जाता है तो संशोधन माना जाता है। पहला क्या बताएं? साधारण बहुमत। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत। तीसरा क्या है? विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे से ज्यादा राज्य का समर्थन होना चाहिए। ये 3 प्रकार का प्रक्रिया है जिस 3 प्रकार में से किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं कि ये तीनों प्रक्रिया में क्या क्या है। तो जैसे पहला नंबर में है साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में जो है देखिए इसमें होता क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई भी संशोधन अगर करना है और उसमें क्या है कि दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी यानी कि दोनों सदनों द्वारा अगर 50% या उससे ज्यादा 50% या उससे ज्यादा मत अगर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वह संशोधन जो हुआ वो साधारण संशोधन माना जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा संशोधन जिसमें जो है कुल सीटों का जो 50% यानी कि दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा, जैसे लोकसभा का भी 50% या उससे ज्यादा भी और राज्यसभा का भी 50% या उससे ज्यादा, यानी कि अगर 50% या उससे ज्यादा बहुमत से अगर किसी संशोधन को अगर पारित कर दिया जाता है तो यह संशोधन क्या होता है? साधारण संशोधन कहलाता है। साधारण बहुमत कहलाता है। साधारण मत संशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो साधारण बहुमत संशोधन कहलाता है। कहने मतलब देखिए अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है, 50% से ज्यादा लोग चाहता है कि नहीं संशोधन हो, तो ऐसी स्थिति में इस संशोधन को साधारण बहुमत संशोधन कहते हैं। इसमें बहुमत प्राप्त हो जाती है और ये साधारण तरीके से एकदम कोई ने आनाकानी करता है, सबने आराम से सहमति दे देता है, इसलिए इसको कहते हैं साधारण बहुमत संशोधन। समझ में आ गया आपको? अब देखिए साधारण बहुमत संशोधन में होता क्या है? कहता क्या ये जो है ना ये संशोधन साधारण बहुमत संशोधन ये अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर रखा गया है। 368 के दायरे के बाहर। आपको बता दें संविधान में संशोधन की जो बात करती है अनुच्छेद 368 में वर्णन। संविधान में संशोधन का जो बात करता है अनुच्छेद 368 में वर्णन है और भाग 20 है। भाग कौन सा है? 20। भाग 20 में संविधान संशोधन भाग 20 में रखा गया। किसमें रखा गया? भाग 20 में। और संशोधन किस अनुच्छेद में? 368 में। तो 368 के दायरे से बाहर रखा गया किसको? साधारण बहुमत को। साधारण बहुमत जो है अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर माना जाता है। अब देखिए इसके तहत में कौन कौन से संशोधन हो जाता है? एकदम आसानी से हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 2,
अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 100 और अनुच्छेद 148। ये जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं, इन सभी अनुच्छेदों का मतलब इन सभी में अगर संशोधन करना है तो इसके लिए साधारण बहुमत ही काफी है। जैसे कि अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 75 में क्या है, अनुच्छेद 100 में क्या है, अनुच्छेद 148 में क्या है, यानी इन सभी अनुच्छेदों में अगर संशोधन करना है, कौन कौन से, 2, 3, 4, 2, 3, 4, देखिए 2, 3, 4, 75, 100 और 148, ये अनुच्छेद जो है आपका साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अगर हमको अनुच्छेद 2 में संशोधन करना है या अनुच्छेद 3 में संशोधन करना है, अनुच्छेद 4 में संशोधन करना है या फिर अनुच्छेद 75 में संशोधन करना है, अनुच्छेद 100 में संशोधन करना है, अनुच्छेद 148 में संशोधन करना है, यानी इन सभी अनुच्छेदों में अगर संशोधन करना है तो यह संशोधन जो है साधारण बहुमत से ही होता है। और यह जो है संशोधन किसके दायरे से बाहर है, अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। इस चीज को आप अच्छी तरह से नोट कर लें, याद रखें। इसके बाद में दूसरा जो है विशेष बहुमत। दूसरा क्या है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का सिंपल सी बात है, इसमें जो है यह बहुमत तब पारित होता है जब इसमें कुल सीटों का यानी कुल सदस्यों का 2/3, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर प्राप्त होता है तब इसे कहते हैं विशेष बहुमत। क्या कहते हैं इसको, विशेष बहुमत से पारित होना। यहाँ कहा जा रहा है कि विशेष बहुमत में जो है ना 2/3 मत, 2/3 मत अनिवार्य है। 2/3 मत से अगर पास होता है तब उसे कहते हैं विशेष बहुमत। ऐसी स्थिति में जो है ना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, जिसको लोग बोलते हैं डीपीएसपी, यानी अब विशेष बहुमत से संशोधन कहाँ करते हैं, तो विशेष बहुमत से जो संशोधन होता है वो हमारे मौलिक अधिकार में होता है और हमारे राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी में संशोधन होता है। यदि अगर हमको मौलिक अधिकार में संशोधन करना है या डीपीएसपी में कोई संशोधन है या किसी चीज को जोड़ना है, देखिए संशोधन में का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज को हटाना, इसलिए संशोधन किया जाता है। तो कहता है कि मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना हो या डीपीएसपी में संशोधन करना हो तो उसे वैसे स्थिति में उसमें विशेष बहुमत अनिवार्य है। तो विशेष बहुमत से ही वो संशोधन होगा। याद रखना है, विशेष बहुमत के लिए 2/3 मत का होना अनिवार्य है। ये आपका हो गया विशेष बहुमत। तीसरा आपका विशेष बहुमत और संघीय ढांचा। देखिए विशेष बहुमत जो है ना, विशेष बहुमत जो देख रहे हैं आप, विशेष बहुमत तथा उस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन के बारे में बात करें तो यह देखिए किस पर निर्भर करता है। ये जो है ना कहता है ये संघीय ढांचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, संघीय ढांचा को प्रभावित करता है। अब संघीय ढांचा क्या है, देखिए संघीय ढांचा जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक विवाद था केशवानंद भारती विवाद। क्या था, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में लाया था। कब लाया था, 1973 में। तो 1973 में केशवानंद भारती वाद आया था। तो वैसे उसमें क्या गया, सुप्रीम कोर्ट जो है उनको मान्यता देते हुए संविधान के कुछ मूल ढांचों को तैयार किया, कुछ मूल ढांचों को तैयार किया गया और उन मूल ढांचों में कोई संशोधन के बारे में बात नहीं की गई। मतलब संशोधन के बारे में प्रक्रिया, वो संशोधन आसानी से वो नहीं होगा। तो उनमें संशोधन अगर करना है उन मूल ढांचों में, तो उसके लिए जो है ना ये क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य का समर्थन होना अनिवार्य है। अब विशेष बहुमत जो हमारा 10 से 11 प्रकार का है और उसमें अगर संशोधन करना है हमको तो उसी के लिए हमको क्या करना हो, यानी मूल ढांचा में अगर संशोधन करना है, संविधान के मूल ढांचे में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए हमको विशेष बहुमत तथा आधे से ज्यादा राज्य का समर्थन होना अनिवार्य है। इस बात को आप याद रखिए। जैसे क्या हो गया इसमें विशेष बहुमत में, क्या हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में परिवर्तन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन पद्धति में अगर हमको परिवर्तन करना है, उसमें कोई बदलाव करना है तो उसके लिए हमको विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा अधिक राज्य का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। इसके बाद कहता है कि चौथा एवं सातवां अनुसूची, यानी चौथा अनुसूची एवं सातवां अनुसूची, हम लोग अनुसूची के बारे में जान चुके हैं, अनुसूची पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि चौथा अनुसूची में क्या है, सातवां अनुसूची में क्या है। अगर सातवां अनुसूची में संशोधन करना है या चौथा अनुसूची में संशोधन करना है या फिर राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित उसमें कोई परिवर्तन करना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विशेष बहुमत तथा आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो यह था तीसरा संशोधन। और तीसरा संशोधन के तहत हम लोग इन सभी टॉपिकों पर, इन सभी अनुच्छेदों या इन सभी अनुसूचियों पर क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि विशेष बहुमत या आधे से ज्यादा राज्यों के समर्थन का संशोधन किसमें कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में, दूसरा नंबर में चौथा अनुसूची में या सातवां अनुसूची में, इन सभी अनुसूचियों में अगर हम लोग संशोधन करना चाहते हैं तो विशेष बहुमत से होगा। दूसरा नंबर में विशेष बहुमत वो किसको प्रभावित करता है, ये मूल ढांचा को, संविधान का जो मूल ढांचा है उसको ये प्रभावित करता है। आपको याद रखना है। कहता है इसके अलावा जो है, कहता है क्या, केंद्र एवं राज्य के बीच में विधायी शक्ति जो होता है उसमें अगर विभाजन करना है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बंटवारा करना, तो वही आपका अनुसूची 7 हो गया, उसी से आपको रिलेटेड है ये, आप समझ जाइए। इसके बाद कहता है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई 1951 से हो गई। कब से हुई, 1951 से प्रारंभ हो चुका है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 1951 में से स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। यहाँ देखिए लिख रखे हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। और इसमें देखिए क्या कहा गया है कि प्रथम, देखिए
हम संविधान जितने भी संविधान संशोधन हुए उनके सारे बातों को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। उसमें क्यों किया गया, फिर क्या क्या बातें जोड़ी गई, क्या क्या हटाई गई। तो पहला संविधान संशोधन जो किया गया वो 1951 में किया गया, याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुई और उसमें क्या किया गया, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको बता दें कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जोड़ा गया। और प्रथम 9वीं अनुसूची में किस लिए क्यों जोड़ा गया, तो भूमि सुधार संबंधित, यानी भूमि सुधार के संबंधित नियमों को लाया गया, साथ साथ में अस्थायी बंदोबस्त को खत्म किया गया। अस्थायी बंदोबस्त को क्या किया, खत्म किया। जमींदारी व्यवस्था को क्या करते, जमींदारी व्यवस्था जो है, अस्थायी बंदोबस्त का मतलब है जमींदारी व्यवस्था, उसको समाप्त किया गया। आपको याद रखना है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ तथा इसमें जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ करके भूमि सुधार कानून क्या लाया, भूमि सुधार को क्या क्या है, शामिल किया गया। भूमि सुधार अधिनियम यानी कानून को लाया गया और साथ साथ में जमींदारी व्यवस्था को क्या किया, समाप्त किया गया। याद रखिएगा कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किस संशोधन के तहत किया गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत किया गया। साथ साथ में कहा गया न्यायिक समीक्षा पर रोक, यानी न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा किस पर, ये 9वीं अनुसूची, यानी 9वीं अनुसूची से जुड़े जो भी बातें हैं उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। आपको याद रखना है ये जो न्यायिक समीक्षा लिखे हैं ये 9वीं अनुसूची के लिए है, 9वीं अनुसूची के लिए लिखे हैं। 9वीं अनुसूची के लिए न्यायिक समीक्षा पर क्या लगाया गया, रोक। ये प्रथम संविधान संशोधन में किया गया। इसके बाद तो दूसरा संविधान संशोधन देख रहे हैं आप हम, जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है 7वां संविधान संशोधन। क्या है ये, 7वां संविधान संशोधन। अगला संविधान संशोधन कौन सा है, 7वां। आपको याद रखना है 7वां कब हुआ, 1956 में, 1956 में। पहला याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में और उसके बाद में दूसरा हम लोग डायरेक्टली जो अगला जो संविधान संशोधन पढ़ेंगे वो 7वां है। कौन सा है वो, 7वां। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। कब हुआ, 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन में हुआ क्या क्या बातें देखिए, कहता इसमें लोकसभा के सीट को 500 से बढ़ा करके 525 कर दिया गया। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा सीटों को 500 से बढ़ा करके 525 जो किया गया ये किस संविधान संशोधन में किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 1956 में इस तरह से प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा की सीटों की संख्या 500 से बढ़ा करके 525 जो किया गया ये किस संविधान संशोधन का में, ये 7वां संविधान 1956 में हुआ। फिर दूसरा इसमें और बातें क्या कहा गया कि कहता था राज्य पुनर्गठन करके, राज्य का पुनर्गठन करके 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। ये वही है 7वां संविधान संशोधन 1956 में है। उसी समय जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों का फिर से निर्माण किया गया। पुनर्गठन का मतलब होता है कि राज्यों को फिर से करके फिर से उसको अलग अलग करके गठन किया गया। उस वक्त जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। क्या कहता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगर प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया, 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 7वां संविधान संशोधन था 1956 में। इसमें क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया, बनाया गया उस वक्त। इसके बाद जो क्या कहा गया, साथ ही साथ में इसमें कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि 7वां संविधान संशोधन में ही ये बातें कही गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होना कोई बड़ी बात नहीं, यानी एक उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्य का काम हो सकता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इलाहाबाद कोर्ट में आपका 2-3 राज्यों का काम उसी में होता है। जैसे आप केरल में देख रहे हैं, केरल उच्च न्यायालय में भी केरल शासन में पांडिचेरी का भी कार्यकाल का जितना भी काम होता है उसी में होता है। तो वही कहने का मतलब है एक उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का काम होगा, इसके लिए कहा गया। साथ साथ में इस संशोधन में ये भी बातें जोड़ा गया कि एक राज्यपाल जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि कोई एक के राज्यपाल है और वो 2 राज्य का राज्यपाल बन सकता है। जैसे अगर कोई बिहार का राज्यपाल है तो उसको किसी दूसरे जगह का भी राज्यपाल बना सकता है, उसको अतिरिक्त प्रभार के रूप में। तो आपको ये याद रखना है कि एक उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी काम होगा, उसके लिए काम किया गया। उसके बाद एक राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल वो चुने जा सकते हैं। ये भी संशोधन में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन 1956। आपको ये बातें याद रखनी है। इसके बाद जो देख रहे हैं आप है 9वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 9वां संविधान संशोधन। ये 9वां संविधान संशोधन जो है 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। कब हुआ, 1960 में। अब देखिए 1960 में क्या बातें कहा गया, कहता है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में भूमि समझौता हुआ। क्या हुआ, भूमि समझौता। आपको याद रखना है अगर प्रश्न दिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भूमि समझौता किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, ये 9वां संविधान संशोधन 1960 में। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में भूमि समझौता हुआ और जितने भी
भूमि जो था, जो कि बेरूढ़ीवादी था, बेरूढ़ीवादी क्षेत्र था, उसको पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। इसी समझौते के तहत नवा संविधान संशोधन 1960 में हुआ। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में भूमि समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत जो है बेरूढ़ीवादी क्षेत्र जितने भी थे उनको पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान को क्या गया? दे दिया गया। ये आपको याद रखना। ये था कौन संविधान संशोधन? ये था 9वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो है अगला संविधान संशोधन हम देख रहे हैं वो आपका 15वां, कितना है वो? 15वां संविधान संशोधन। देखिए क्या कहता है कि 1963 में हुआ है। कब हुआ है? 1963 में। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ है। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1963 में। 1963 में क्या कहा गया? कहता है इसमें हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब क्या हो गया? उच्च न्यायालय। कहता है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का उम्र सीमा पहले 60 थी, उसको बढ़ा करके 62 कर दिया गया। रिटायरमेंट की उम्र सीमा, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश था उसकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का जो समय अवधि था वो 60 वर्ष था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 62। आपको इसको याद रखना है कि 60 वर्ष से 62 वर्ष, 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 साल। किस संविधान संशोधन में? ये 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या कर दिया? 1963 में संशोधन किया गया। क्या कहा गया? 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष। किसका? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति का कार्यकाल। समझ गए आप? इसके बाद जो अगला संशोधन है ये आपका है 24वां संविधान संशोधन। तो ये 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 में हुआ है। कब हुआ है? 1971 में। आपको याद रखना है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971। बार बार आप इस तरह से बोलिएगा, लिखिएगा कॉपी पे, उसके बाद बार बार पढ़िएगा, बोलिएगा, मेरे साथ भी आप बोलते जाइए, बार बार आपके दिमाग में बैठते जाएगा। देखिए क्या हुआ 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनका कार्यकाल को जो सेवानिवृत्ति का समय था वो 60 वर्ष बढ़ा करके 62 कर दिया। इसके पहले हम क्या पढ़े? 9वां संविधान संशोधन में क्या किया? 1960 में बेरूढ़ीवादी जितना क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया, यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच में भूमि का समझौता हुआ। तो चलिए 24वां संविधान संशोधन में पढ़ते हैं जो 1971 में हुआ। इसमें कहता है इसके तहत संसद को अधिकार दिया गया। इसके तहत क्या किया गया? संसद को अधिकार दिया गया कि मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान में संशोधन कर सकता है। आपको हम बता दिए अभी स्टार्टिंग में ही कि संविधान संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। हम आपको उस वक्त भी बताए थे कि संविधान में संशोधन कर सकता है संसद, और संसद अगर कोई संशोधन कर दिया तो उस पर राष्ट्रपति जो है ना क्या है? बाध्य है हस्ताक्षर यानी मुहर करने के लिए। और किस संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन 71। यही 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें राष्ट्रपति को यह बाध्य किया गया कि उनको जो है संशोधन पर हस्ताक्षर मुहर करना होगा। और कहता है कि संसद को अधिकार दिया गया, संसद को अधिकार दिया गया वो संविधान में या साथ साथ में मौलिक अधिकार में क्या कर सकता है? वो संसद क्या करता है? संशोधन कर सकता है। इसके बाद आप देख रहे हैं 31वां संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन है? 31वां। तो देखिए अगर कोई चीज अगर साफ साफ आपको नहीं दिखे तो मेरे बात को आप सुनिए और उसके बाद उसको लिखा कीजिए। कहता है क्या? 31वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है? 1972 में। कब हुआ है? 1972 में 31वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था ये? 1972 में। इसमें देखिए क्या किया गया, इसमें लोकसभा की सीट को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। 525 बढ़ा कर कितना कर दिया? 545। आपको बता दें कि लोकसभा की सीट को 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था उसमें 500 सीट से 525 किया गया। आपको दिखा दें कि 7वां संविधान संशोधन था, इसमें लोकसभा की सीट को 500 से बढ़ा करके 525 किया गया। 7वां में 500 से 25 कर दिया और उसके बाद में 31वां संविधान संशोधन में फिर से सीटों को बढ़ाया गया। इसमें 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 545। यानी लोकसभा में अभी तक देख रहे हैं कि 2 बार बढ़ चुका है। कितना बार बढ़ गया? 2 बार। अभी तक 2 बार बढ़ा। अभी आगे चलिए देखिए क्या होता है। कहता है क्या? लोकसभा का जो सीट था पहले था 500, पहले कितना था? 500। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 525। 500 से कितना? 525। इसके बाद में 31वां संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ। इसमें फिर से जो है लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया। 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 545। ये था आपका 31वां संविधान संशोधन। चलिए ठीक है, इस पर अगला संशोधन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपका संशोधन है अगला, और ये हमारा है 36वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 36वां संविधान संशोधन है। चलिए 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। कब हुआ? 1975 में। आपको याद रखना है 36वां संविधान संशोधन 1975 है और 1975 के तहत ही जो है ना सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि सिक्किम जो भारत का हिस्सा नहीं था, वो तिब्बत का हिस्सा था और उसको जो है भारत हिस्सा में मिलाया गया। 1974 में लिया गया। 1974 में सिक्किम को भारत में लिया गया, यानी राज्य को उसके रूप में शामिल किया। सुनिए 1974 ईस्वी में सिक्किम को
भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद में ये 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये 22वां नंबर राज्य बना। क्या नंबर राज्य बना? 22वां राज्य। आपको इसको लिख लेना है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य था। सिक्किम भारत का राज्य बना, 22वां राज्य बना। यह 1975 में जो संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, इसी के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब बात करें कि भारतीय राज्य में कब शामिल किया गया? 1974 में। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला संशोधन जो देख रहे हैं ये 38वां संविधान संशोधन। क्या ये 38वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन 1975। देखिए 1975 में ये दो संविधान संशोधन हो चुका है, एक 36वां और 38वां। 37वां भी हुआ होगा, 30 में हुआ होगा, लेकिन 37वां इंपोर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे। तो 36वां संविधान 1975 में हुआ, 38वां संविधान 1975 में हुआ। अब देखिए 36वां में क्या था? सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य दर्जा यानी विशेष राज्य दर्जा दे दिया गया। और 38वां में देखिए क्या है, कहता है इसमें जो ना राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात, यानी आपात जब भी राष्ट्रपति, आपको पता है आपातकाल जब भी लागू होता है तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कहता है 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, इसमें क्या किया गया? कहता है राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। क्या कहा? नहीं की जा सकती है। और कहने का मतलब हो गया कि जब राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित करता है, राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल लागू करता है, तो वैसे स्थिति में कहता है कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन ये बातें ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रही। 44वां संविधान संशोधन जब किया गया 1978 ईस्वी में, उस वक्त जो है यह बातें को हटा दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति जब आपातकाल घोषित करता है तो वैसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसको 44वां संविधान संशोधन में फिर से लागू कर दिया गया। आपको देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि राष्ट्रपति जो है आपात की स्थिति में न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। ये 38वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, लेकिन बाद में कालांतर में आगे चल करके 44वां संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया? इसको बदल दिया गया। इससे फिर से जैसे था वैसे कर दिया गया। इसके बाद आ गया आपका 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज की गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। आपको अच्छी तरह से इसको समझना है। और मैं बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 42वां संविधान संशोधन जो है संसद के लगभग जितने भी प्रावधान है, संविधान में जितने भी प्रावधान है, सभी प्रावधानों में कुछ न कुछ संशोधन देखने के लिए मिला, यानी कुछ न कुछ किया गया उसमें। तो याद रखना है, इसी वजह से जो है कहता है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो संविधान के प्रत्येक पहलुओं में, यानी हर एक पहलू में कुछ न कुछ संशोधन हो गया। इसके वजह से इसीलिए जो है इसी कारण से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। आपको याद रखना है कि लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को याद रखना है। लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान। इसी को अंग्रेजी में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। वर्ड देखिए बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन हम जब बोलेंगे आप उसको अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ है। कब हुआ? 1976 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले यही है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कब हुआ? 1976 में। तो इसमें बहुत सारी बातें हुई है। देखिए कहता है इस संविधान संशोधन, अभी हम जो कह रहे थे वही बातें यहाँ लिख रहे थे। तो इस संविधान संशोधन के तहत लगभग हर प्रावधानों में संशोधन हुआ। मतलब हमारे संविधान के हर प्रावधान में क्या हुआ? संशोधन हुआ। इसलिए इसे मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनी संविधान, यानी कि मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं इसको। ठीक है, कहता है इसके तहत देखिए क्या क्या बातें हुई है, इसके तहत में क्या क्या संशोधन किया गया। सबसे पहले जान लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, इसके तहत में हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, जिसको कि संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 बातों को जोड़ा गया। वो 3 बातें कौन कौन थी? तो पहला बातें था उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 को याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? प्रस्तावना में। और ये प्रश्न घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में किन 3 बातों को जोड़ा गया, या किन बातों को जोड़ा गया, किन 2 बातों को जोड़ा गया। इस तरह से तीनों में से कोई 2 ऑप्शन दे देगा। कौन कौन है आपको देख लीजिए। प्रस्तावना में समाजवादी, पहला क्या था? समाजवादी। धर्मनिरपेक्षता, क्या? धर्मनिरपेक्षता। कहीं पे धर्मनिरपेक्षता जब आपको पंथ निरपेक्षता दे देगा ऑप्शन। धर्मनिरपेक्षता जब क्या दे देगा? पंथ निरपेक्षता। दोनों का मतलब सेम ही हुआ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया।
क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इन 3 शब्दों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इसमें क्या किया गया? डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब आप समझ रहे हैं? डीपीएसपी मतलब क्या हो गया? राज्य नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी हम लोग किसको बोलते हैं? राज्य नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में वर्णित है ये। अब देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत जो है डीपीएसपी में 3 बार संशोधन किया गया। कितने बार संशोधन किया गया? 3 बार, यानी 3 नई चीजों को जोड़ा गया। देखिए संशोधन क्या क्या जोड़ा उसमें? अनुच्छेद 39 का को लाया गया। क्या जोड़ा गया उसमें? अनुच्छेद 39 का को, अनुच्छेद 43 का को और 48 का को। ये तीनों वर्ड को, तीनों संशोधन को जो किया गया, ये 42वां संविधान संशोधन में ही किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हमारे डीपीएसपी में 3 बार संशोधन किया है। कौन कौन संशोधन है? 3 जगह पे, तीनों अलग अलग जगह पे है। पहला है 39 का को, दूसरा है 43 का को और तीसरा है 48 का को। यानी अनुच्छेद 39 का को, अनुच्छेद 43 का को और अनुच्छेद 48 का को। ये तीनों संशोधन जो है हमारे 42वां संविधान संशोधन में ही किया गया। यानी डीपीएसपी में ये छेड़छाड़ 3 बार किया गया है। ठीक है, यानी सभी तीनों को क्या किया? जोड़ा गया इसमें, याद रखिए आप। इसके बाद कहता है एक नया भाग, यानी 42वां संविधान संशोधन के ही तहत एक नया भाग। आपको पता है कि संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग। वर्तमान में संविधान में 22 भाग है। तो कहता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत एक नया भाग, जिसको कि हम लोग 4 का को कहते हैं, 4 का को कहते हैं। देखिए कहता है कि एक नया भाग 4 का को और एक नया अनुच्छेद के तहत जो हमारा अनुच्छेद 51 का को में जोड़ा गया। यानी अनुच्छेद 51 था, अनुच्छेद 51 का को किया गया और भाग 4 था, उसके जो भाग 4 का को भी किया गया। तो भाग 4 का को और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया। अब बता दें कि अनुच्छेद 51 का को, ये भाग 4 का को क्यों जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य के लिए। किसके लिए? मौलिक कर्तव्य के लिए। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं थी, तो उसके लिए जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तो उसी में मौलिक कर्तव्य की बातें की गई। मौलिक कर्तव्य होना चाहिए लोगों के लिए। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा जाएगा? तो उसके लिए एक भाग नया बनाया, उसको रखा गया भाग 4 का को। और कहाँ उसको एडजस्ट किया? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का को में। आपको याद रखना है, भाग 4 का को, अनुच्छेद 51 को में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। चलिए इसके बाद जो है कहता है लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, यानी 42वां संविधान संशोधन में ही 1976 में जो हुआ, उसी के तहत में लोकसभा एवं विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया। आपको बता दें 1976 ईस्वी में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस वक्त जो है लोकसभा और राज्य में जो विधानसभा होता है, लोकसभा एवं विधानसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, उसके पहले 5 साल की थी, तो 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। आप इस चीज को नोट कर लें कि 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। किस संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। इसके बाद देखिए क्या क्या इसमें और कहता है कि राष्ट्रपति शासन, पहले राष्ट्रपति शासन जो है ना 6 माह के लिए होता था। कितना माह के होता था? 6 माह का। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें क्या किया गया? राष्ट्रपति शासन का अवधि जो है 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया। 6 माह से बढ़ा कितना वर्ष कर दिया गया? 1 वर्ष का। यानी अभी अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति शासन कितना समय तक रह सकता है? अधिकतम 1 वर्ष तक। कितना तक रहेगा? 1 वर्ष तक। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया। 6 माह बढ़ा कितना कर दिया? 1 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा जो क्या किया? राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने पर बाध्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाध्य। आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, उसके तहत राष्ट्रपति को यह बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया? यह बाध्य कर दिया गया कि वह जो है कैबिनेट जो भी सलाह देगा उसको मानने पर वो बाध्य है। कैबिनेट जो भी सलाह देगा उसको क्या करेगा? वो मानने पर बाध्य है। इसके अलावा क्या कर दिया कि राज्य सूची में 5 विषय, राज्य सूची के 5 विषय। आपको बता दें कि 7वें सूची की में जो बंटवारा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उन्हीं का बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में दे दिया। कहाँ दे दिया? राज्य सूची का 5 विषय निकाल के कहाँ दे दिया? समवर्ती सूची में। राज्य सूची के 5 विषय को निकाल करके कहाँ डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। आपको याद रखना है। और ये 5 विषय कौन कौन से थे आप उसको लिख लीजिए, हम बोलते जाते हैं। राज्य सूची के जो 5 विषय रहते हैं, राज्य सूची का 5 विषय जो कि राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया कि संशोधन के तहत में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब ये 5 बातें कौन कौन सा था आप उसको लिखते जाइए, हम बोलते जाते हैं। देखिए पहला था शिक्षा। पहला क्या था? शिक्षा। हम बोलते हैं, आप लिखिए शिक्षा। पहला क्या था? शिक्षा। दूसरा क्या था? वन, शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण। 3 बातें हो गया। पहला क्या था? शिक्षा, दूसरा था वन और तीसरा था वन्यजीव संरक्षण। ये 3 बात हो गया। चौथा जो वर्ड है वो आपका हो गया मापतोल। चौथा क्या था? मापतोल। चौथा था मापतोल। और 5वां जो है न्याय प्रशासन। 5वां क्या है? न्याय प्रशासन। ये 5
विषय को, इन 5 विषयों को, जो कि पहले किसमें था, पहले था राज्य सूची में, और राज्य सूची से निकाल के कहाँ लेके चला गया इसको, समवर्ती सूची में। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया। और ये 5 विषय कौन कौन थे, शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, माप तौल और न्यायिक प्रशासन, इनको जो इन 5 विषयों को कर दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया। चलिए, इसके अलावा जो कहता है कि लोकसभा विधानसभा के कोरम की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया, देखिए पहले क्या था कि लोकसभा एवं विधानसभा में गणपूर्ति यानी कोरम रखा गया था। कोरम की संख्या फिक्स थी कि कोरम पूर्ति होने के बाद ही जो है ना सभा का संचालन किया जाएगा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में वो लोकसभा या विधानसभा का जो गणपूर्ति कोरम था उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। मतलब कोरम पूरा हो या ना हो, लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल मतलब कि संचालन जो है वो होगा, यानी कोरम को अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। ये 42वां संविधान 1976 के तहत थी। साथ ही साथ में यह कर दिया 2001 तक जो है ना सभी की सीटों को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी सीट में कोई घटा बढ़ा नहीं कर सकते हैं। यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही लोकसभा एवं विधानसभा का जो सीट था उसको फिक्स कर दिया कि अब इसमें कोई घटौती या बढ़ोतरी नहीं कर सकते। 2001 तक वो फिक्स कर दिया, जितना सीट है उतने रहेगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में। इस चीज को आप याद रखिए। और ये सब बातें किसमें अभी हम बता रहे हैं आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो ये 42वां संविधान संशोधन का ये इंपॉर्टेंट संशोधन था। इसके अलावा बहुत सारा चीज हुआ है, लेकिन ये जितना बातें हम बताएं ये सब के सब प्रश्न जो है अभी तक पूछा गया है। या बीपीएससी हो जाए, या दरोगा हो जाए, दरोगा का पीटी, या दरोगा का मेंस हो जाए, या बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, या ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि हमारा पॉलिटी का क्षेत्र है, उन सभी क्वेश्चनों में एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिला है। खास करके हम देखें बिहार पुलिस और दरोगा में इन संशोधन से 42वां संशोधन से बहुत बार प्रश्न देखने के लिए मिला हुआ है। तो आपको 42वां संविधान संशोधन को अच्छी तरह से दिमाग में निचोड़ करके याद करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो अगला संशोधन देख रहे हैं ये आपका है 44वां संविधान संशोधन। क्या ये 44वां संविधान संशोधन। तो अब 44वां संविधान संशोधन देखिए क्या है, ये हुआ 1978 में। कब हुआ है, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ है। अब 44वां संविधान संशोधन में के जो किया गया, इस वक्त था मोरारजी देसाई सरकार। किसका था, मोरारजी देसाई का सरकार 1978 में। अब उन्होंने इस संशोधन को क्यों करवाया, इनके समय में इनको बहुत सारा ऐसा लगा कि 44वां संविधान संशोधन इसलिए करवाया कि 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे ऐसे संशोधन कर दिए गए थे जो कि हमारे संविधान के लिए ठीक नहीं था, वो संविधान के लिए ठीक नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन के कुछ संशोधनों को हटाने के लिए, यानी उसमें संशोधन करने के लिए, जो 42वां संविधान संशोधन करके बहुत सारी चीज को लागू किया था उसको हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन को लाया गया। और कब लाया गया, मोरारजी देसाई सरकार था 1978 में, और क्या क्रम था वो 44वां संविधान संशोधन था। अब देखिए कहता है कि मोरारजी देसाई सरकार ने यह संशोधन करवाया जिसके तहत में 42वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान सभी को नहीं, कुछ प्रावधानों को निरस्त करने हटाने के लिए किया था। अब देखिए जैसे क्या हटाया उसके, इसके तहत में क्या क्या हटाया, कहता क्या, लोकसभा एवं विधानसभा का जो कार्यकाल था 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था, उसमें उसको फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। यानी कि अभी 42वां में आपको हम बताएं, 42वां संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल था उसको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था। 5 वर्ष से बढ़ा कितना कर दिया था, 6 वर्ष। और अब क्या कर दिया, 44वां संविधान संशोधन करके उसमें क्या किया, लोकसभा और विधानसभा का जो सदस्यों कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था उसको घटा करके फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा क्या कर दिया गया, अभी आपको हम बताएं कि लोकसभा विधानसभा का जो गणपूर्ति की जो अनिवार्यता खत्म कर दी थी उससे फिर से लागू किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन कहना हुआ कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा का जो गणपूर्ति संख्या है वो होना अनिवार्य है, इसलिए उसकी निश्चितता होनी चाहिए। यह इसको फिर से क्या किया, लागू किया। देखिए 5 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा जो कोरम की जो अनिवार्यता थी उसको लागू की गई। इसके बाद जो है अभी हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कैबिनेट की सलाह पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अभी एक संशोधन आपको हम बताएं कि जिसमें आपको हम बताते हैं कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए वो बाध्य है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि अगर कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट से कोई जो भी सलाह दी जाती है वो उसको पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए उसको फिर से लौटा सकता है, यानी उसकी बाध्यता को समाप्त किया गया। यहाँ देखिए लिखे अधिकार दिया गया कि कैबिनेट की सलाह का पुनर्विचार कर सकता है वो। इसके बाद कहता है संपत्ति के अधिकार को, हम बता दें आपको कि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार पहले था, अब उसको हटा दिया वहां से, इसी 44वां संविधान संशोधन 1978 के हटाया। कहता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा करके उसको कानूनी अधिकार में रखा गया। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार के तहत में उसको रखा गया। तो ये पहले था अनुच्छेद 31 में,
अनुच्छेद 31 में, तो अनुच्छेद 31 को खत्म कर दिया और कहाँ लेके चला गया, अनुच्छेद 300 का को में। संपत्ति कहाँ सेटल कर दिया, अनुच्छेद 300 का को में। तो इसी के तहत आपको बता दें कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही अनुच्छेद 31 देखिए, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का 1 का चौ, देखिए अनुच्छेद 19 के 1 का चौ, इसको भी निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 19 का 1 का चौ और अनुच्छेद 31, इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया गया, यानी इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया गया। आपको बता दें अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का 1 का चौ जो है इसको निरस्त कर दिया। किस संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसके बाद कहता है इसी के तहत, यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत ही आंतरिक अशांति के जगह, आंतरिक अशांति का मतलब बता दें कि आप जानते हैं कि पहले हमारे देश में अभी भी ऐसा होता है कि ले देकर के विद्रोह होता है, ले देकर के क्या होता है, आंदोलन होता है, तो उसको वैसी स्थिति में आंतरिक अशांति होती थी। क्या आती है, आंतरिक अशांति। सरकार उस वक्त उसको उन संसद संविधान जो है उसको आंतरिक अशांति कहता था। क्या कहता था, देश में आंतरिक अशांति आ गई है, तो उसी आंतरिक अशांति के शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। क्या किया गया यहाँ पे, कहता है क्या, इसके तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है, कहता है आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। यानी पहले कहते थे उसको आंतरिक अशांति कहते थे, लेकिन इसी चीज को अब क्या कर दिया, इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। क्या संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह जोड़ा गया। इसको कहता है राष्ट्रीय आपात के दौरान दो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये निलंबित नहीं होगा। देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दो जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब देखिए मौलिक अधिकार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, सारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाता था पहले, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, तो उसमें यह बातें की गई थी कि कितनों राष्ट्रीय आपातकाल लगे, कुछ भी हो, तो वैसे स्थिति में जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी यह मौलिक अधिकार लोगों को मिलता रहेगा। ये बातें आपको याद रखना है। ये 44वां संविधान 1978 में किया गया बातें। तो ये आपको जो देख रहे हैं, ये जितना भी बातें था ये 44वां संविधान 1978 से रिलेटेड था, और ये जितना लिखे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। आप उसको लिख करके अच्छी तरह से एकदम दिमाग से पढ़ करके अच्छी तरह से इसको एकदम याद रखिए, इससे प्रश्न छपेगा तो छपेगा। इसके बाद अगला संशोधन जो देख रहे हैं ये आपका है 52वां संविधान संशोधन। अगला कौन सा है, 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ है। कब हुआ है, 1985 में। संशोधन और उसका ईस्वी ये दो तो एकदम याद ही रखना होगा आपको। कहता है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 जो हुआ, उस वक्त जो सरकार था राजीव गांधी की सरकार था। किसका था, राजीव गांधी का सरकार। तो राजीव गांधी सरकार ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने दल बदल कानून लाया, दल बदल अधिनियम को लागू किया। क्योंकि उस वक्त दल बदल अधिनियम के कारण कि जब भी मर्जी होता था इधर से उधर से इधर हो जाता था, इसीलिए क्या किया गया, उसके लिए क्राइटेरिया सीमा क्षेत्र फिक्स किया गया और दल बदल अधिनियम को लाया। याद रखना है आपको। कहता है क्या 52वां संविधान संशोधन 1985, कहता है इसमें जो है ना 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची पहले अभी तक कितना था, 9 सब कितना हो गया, 10 हुआ। कहता 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, और इसी में कहता है कि दल बदल अधिनियम कानून को जोड़ा गया, इन्हें लागू किया गया। और इस वक्त किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार में दल बदल अधिनियम कानून को लाया गया, इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद जो देख रहे हैं ये अगला संशोधन, ये आपका 61वां संविधान संशोधन। क्यों ये 61वां संविधान संशोधन है, और ये कब हुआ, ये 1989 में। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ है, और इसमें क्या कहा गया, कहता इसमें मतदान की आयु की जो सीमा थी, पहले 21 वर्ष था। पहले मतदान जो वोटिंग करते हैं पहले उसकी उम्र सीमा 21 वर्ष था। कितना था, 21 वर्ष। तो यही कहता है ये 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, उसी में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। और अभी आप जानते हैं अभी हम लोग जो वोटिंग करते हैं, कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष हो गया है तो वो वोटर कार्ड बना करके मतदान कर सकता है। तो अभी मतदान की उम्र सीमा कितनी है, कम से कम 18 वर्ष। पहले कितना था, 21 वर्ष था। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दिया गया, ये था आपका 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989, इस मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। ये बात है आपको याद रखना है। और ये प्रश्न जो है आपका, यह प्रश्न आपका 70वीं बीपीएससी का पीटी में ये प्रश्न पूछा गया है। 70वीं बीपीएससी पीटी में ये प्रश्न को पूछा गया है। इसके बाद जो अगला संशोधन देख रहे हैं ये आपका है 69वां संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ है। कब हुआ है, 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 में
हुआ है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया, इसमें जो है ना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। कहता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्या गया, घोषित किया गया। दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी हो गया किस संशोधन के तहत। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी थी, दिल्ली भारत की राजधानी थी 1912 से ही, लेकिन कहता है 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, 69वां संविधान 1991 में हुआ और इसी के तहत में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया किस संशोधन के तहत में, 69वां संविधान संशोधन 1991। आप बार बार कह रहे हैं संशोधन और ईस्वी एकदम याद रखना है और इसका मेन पॉइंट जो की पॉइंट है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। कहता है 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी उसको घोषित किया गया। कहता है इसी वक्त जो है इसी संशोधन में दिल्ली में 70 सदस्यीय, कितने सदस्य, 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया है। यानी दिल्ली का जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 70। यानी उसमें सीट जो है विधानसभा, दिल्ली विधानसभा का सीट सदस्य संख्या कितना है, 70 है। और मंत्रिपरिषद जो वहां पे होते हैं, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। आपको याद रखना है कि दिल्ली में विधानसभा का जो सदस्य संख्या है वो 70 है और मंत्रिपरिषद जो वहां का है उसमें सदस्य संख्या कितनी है, 7। यानी और इनका यानी गठन किया गया। ये संशोधन में ही बातें कही गई कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, घोषित किया गया। साथ ही साथ में दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या 70 फिक्स की गई और वहां का जो मंत्रिपरिषद है दिल्ली का उसकी सदस्य संख्या 7 तय की गई। तो ये बातें जो आपको 69वां संविधान 1991 की थी। तो अभी संशोधन अभी और भी बाकी हैं। अभी जितना भी इंपॉर्टेंट संशोधन था अभी इतना हम कवर किए हैं। इसके बाद भी अभी जो है आपको बता दें 106 संशोधन टोटल हुआ है। अभी हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, ये 69वां संविधान संशोधन है। इसके अलावा जो है अभी कुछ और भी संशोधन है जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको इसका संविधान का संशोधन का भाग 2 जो अगला क्लास लाने वाले हैं उसमें उसका चर्चा हम लोग करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस वीडियो के बाद जो है आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलें और ये 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो संविधान संशोधन से अगर कोई प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में अगर मिलेगा आप कभी भी छोड़कर उसको नहीं आइएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और आप कहाँ से देख रहे हैं इस चीज़ का बात तो हम बार बार कहते हैं, ये मेरा वीडियो आपके कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक कौन कौन लोग देख रहे हैं, कहाँ से, ये बात आप जरूर लिखें। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।